शैल भटनागर जी मेरे साथ जुड़ेंगे, आप कहीं मत जाइए और बहुत बढ़िया रिसर्च करके देखिए वो आपको बताएंगे कहाँ पर अब 10 बजे से 10:30 बजे तक कमाई के बेहतरीन मौके आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे गुड़ी पड़वा के मौके पर। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी बताएंगे कौन सा स्टॉक अभी के अभी खरीद लेना। सबसे अच्छा प्रदर्शन एबी मनी दिखा सकता है और नेल्को, और आज हमें लगता है डिपेंडेबल का दर्जा जो हमने दिया है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि पहले भी इसमें हमें अपनी टीम में इसको शामिल कर चुके हैं। चीनी शेयरों की मिठास भी और बढ़ने वाली है। द्वारिकेश में भी सर्किट फिल्टर का रिवीजन हुआ है तो कई शेयर जो है चीनी के देखिए इनमें भी ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था क्योंकि सर्किट फिल्टर छोटे थे। मवाना शुगर 8% ऊपर, सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ। नेल्को जो 12% ऊपर है, दूसरा था मवाना जो 12% ऊपर है। दिवान साहब नहीं तो 20% तक है कमाल क्या 20% की जगह। मुखर्जी आंटी कभी स्वाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे नमक हो या मसाले। बस एक कॉल किया आ गया। वहीं पड़ोस के शर्मा अंकल के पास भी है एक ऐसा नंबर जो उनके किसी भी दर्द को कर देता है छूमंतर। जब रास्ते पर बिगड़ी कार तो इन महाशय के पास भी है एक ऐसा नंबर तैयार। तो फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ी आपकी क्वेरीज के लिए क्यों ना हो, देखिए सौदा आपका, जहां एक कॉल पर मिलता है शेयर मार्केट से जुड़ा हर सवाल का जवाब। सौदा आपका के प्रायोजक है पंजाब नेशनल बैंक और थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। नमस्कार, CNBC आवाज़ में आपका स्वागत है। 10 के ट्रेड्स में भी आपका बड़ा ज़बरदस्त स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको सब फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया ट्रेड्स दें। जो भी आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस लें वो दोनों काम करें। हेमंत जी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और गुड़ी पड़वा के इस खास मौके पर आज हम सुबह से बेहतरीन एक के बाद एक फर्स्ट क्लास कॉल्स दे रहे हैं तो लोगों का नया साल तो दरअसल आज से ही मनना शुरू हो चुका है। हेमंत जी यूँ समझ लीजिए कि जो CNBC आवाज़ नहीं देख रहा वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। तो एक से बढ़िया एक आइडिया इंडिया बुल्स की बात बताता हूँ। आप हमेशा 4 डिजिट की बात करते रहते हैं और ये बात मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन से हो रही है। तब जो 650 रुपये था वो स्टॉक और मुझे खुद विश्वास नहीं था। अब देखिए 920 रुपए चल रहा है और 15 दिन की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से 7 और 8 सिर्फ ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो जो फोर्टनाइट है उसमें सारे ट्रेड्स नहीं होते और बीच में छुट्टी भी थी। अब सोचिए छुट्टी नहीं होती तो न जाने कहाँ पहुँचा देते आप। तो सर शुक्रिया इस एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो मौका तो देखिए CNBC आवाज़ पर आपको भरपूर मिल रहा है और आप ढेरों पैसे भी बना रहे हैं और इसीलिए CNBC आवाज़ की रेटिंग दिन दुगने चौगने बढ़ती जा रही है। तो आपका प्यार हमें मिल रहा है। सबसे पहले तो आप ही लोग इसके हकदार हैं, शुक्रिया हम आपका करना चाहेंगे। और अच्छी रैली देखिए, लोग खरीद रहे हैं इसलिए भाव बढ़ रहा है। तो ये दर्शक ही हैं दरअसल जो कन्विक्शन से बढ़िया स्टॉक्स को खरीद रहे हैं और बढ़िया तेजी उनको देखने को मिल रही है। इस बार बड़ी ज़बरदस्त, आप जैसे सुबह बता रहे थे मिड कैप्स में रैली है जी सर। आप छोटे इंडस्ट्रीज ढूंढ लीजिए, बड़े इंडस्ट्रीज ढूंढ लीजिए, उसमें ज़बरदस्त जैसे मिड कैप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। DHFL की आपने बात की, ओबरॉय रियल्टी की बात करी, जितने भी रियल एस्टेट एंसेलरी स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी देखी जा रही है। जितने फार्मा कंपनीज हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। सिप्ला के साथ साथ आप देख लीजिए कैडिला, लुपिन तो शायद लार्ज कैप है लेकिन उसमें भी 40,000 करोड़ की मार्केट कैप रह गई है। सन फार्मा और बिंदु फार्मा बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी है। 10 मिनट पहले हम 2 चार्ट्स दिखा रहे थे एक साथ, DHFL और PC ज्वेलर। एक बार दोबारा दिखा दीजिए। तब 6% ऊपर थे, अब है 8% ऊपर, 9% ऊपर दरअसल इस समय DHFL पहुंच गया है। तो ये है जादू CNBC आवाज़ देखने का। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ सौरभ मुखर्जी साहब जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं। बेहतरीन कॉल देने के लिए वो जाने जाते हैं और
उनका कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो तो हमारे हमेशा जहन में रहता ही है। सर, जब आप होते नहीं हैं तब भी हम लोग आपको बता दें न्यूज़ रूम में इसकी चर्चा करते रहते हैं। आपका स्वागत है इस खास दिन पर। कल गुड़ी पड़वा है, तो सबसे पहले आपको, आपके पूरी टीम को CNBC आवाज़ की तरफ से गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या व्यू है मार्केट पर? ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद एक दो दिन सुस्ताए और अब वापस फॉर्म में आते हुए कैसा लग रहा है बाजार का मूड आपको? देखिए, जैसे मैं लास्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में 3 मौके साफ आपके मेरे सामने पेश हो रहे हैं। पहला जो है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगले 1-2 साल में अच्छा रन रहेगा। ऑल्दो आज सुबह हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की दिक्कतें हैं वो बरकरार रहेगी। इस साल भी उनकी दिक्कतें आई थिंक मेंटेन रहेगी और इससे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मार्केट शेयर गेन के काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो ये एक आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी है जो हम सबको फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, स्मॉल टिकट कंजम्पशन, तेल, साबुन, रेस्टोरेंट, कपड़े इत्यादि, इसकी जो बिक्री है लास्ट 1 साल से अच्छी हो रही है। थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई है स्मॉल टिकट कंजम्पशन में, बट मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटलुक स्मॉल टिकट कंजम्पशन के लिए ऐसी चीज़ें जिसके लोन ना लेना पड़े, स्मॉल टिकट कंजम्पशन का आउटलुक काफ़ी अच्छा है, इसलिए तेल, साबुन और ब्रॉड कंजम्पशन थीम बरकरार रहेगा। और तीसरी चीज़ एक्सपोर्ट्स, मेरे को करेंसी लगता है कि 69 से ₹75 की तरफ जाएगी अगले 12-18 महीने में। ऑलरेडी IT कंपनीज ने लास्ट 1-1.5 साल में बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। आई थिंक IT का ट्रेंड जारी रहेगा। और मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ कि फार्मा में लॉन्ग ओवरड्यू रैली है, फार्मा स्टॉक्स की फंडामेंटल्स अच्छी है और जो हमारे चैनल चेक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स से बात चल रही है, दैट सजेस्ट दैट फार्मा में बहुत डोमेस्टिक एंड एक फॉरेन रिकवरी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिकवरी फार्मा में आने वाली है। सो IT, फार्मा, डोमेस्टिक कंजम्पशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आई थिंक ये 3 बड़े अपॉर्चुनिटी के पॉकेट्स हैं जो अगले 1-1.5 साल में अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। जी सौरभ जी, ज़रा फोकस करते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। हमारे यहाँ 3 रिकॉर्ड हाई देखे गए पिछले हफ्ते। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 कट्स हो चुके हैं लेंडिंग रेट्स में पिछले 4 महीने में। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाजार फुली वैल्यूड है और इलेक्शन तक क्या वैल्यू आनी चाहिए निफ्टी और सेंसेक्स पे? देखिए, आई थिंक पूरी निफ्टी सेंसेक्स पर हम फोकस करें, पूरे इंडेक्स पे फोकस करें। आई थिंक देयर 3 दिक्कतें हैं आपके लिए, मेरे लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। पहला, जो हमारे देश के इंडेक्स का कॉम्पोजिशन कुछ खास मज़ेदार नहीं है। निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, आधी से ज़्यादा कंपनी की फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं। लास्ट 6-7 साल में इनकी कमज़ोरी बढ़ती रही है, अर्निंग्स ग्रोथ खास आती नहीं है, कैश जनरेशन होता नहीं है, बैलेंस शीट टूटी हुई रहती है। सो फंडामेंटल अगर बेसिस पे देखें, ना तो निफ्टी और ना तो सेंसेक्स को देखें कुछ खास मज़ा आता है। दूसरी बात है कि 6-7 साल कमज़ोर अर्निंग्स के बावजूद इनकी वैल्यूएशन अभी भी पंची है। निफ्टी 21-22 टाइम्स फॉरवर्ड टू ट्रेड कर रही है। 8वां साल है अभी जो जिस फिस्कल में घुसे हैं, ये 8वां साल है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की रिस्क की सिंगल डिजिट्स में अर्निंग्स ग्रोथ आए। सो कमज़ोर फंडामेंटल्स, हाई वैल्यूएशन। और जो तीसरा जो मेरे को रिस्क लगता है निफ्टी और सेंसेक्स में, अगर आप इनका 10 साल का भी प्रदर्शन देखें, कुछ खास उत्तेजित करने वाली प्रदर्शन है नहीं। सो जो इंडिया में पैसे बनाने का तरीका है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, CCP हो, अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, अच्छे कंजम्पशन हो, अच्छी फार्मा या IT हो, इंडिया में पैसे बनाने का ज़रिया स्टॉक मार्केट में, और उसका निफ्टी के साथ मेरे को कुछ खास लिंक नज़र नहीं आता। जैसे अगर आप और मैं सब्जी बाज़ार जाएं सैटरडे संडे को, हम पूरा बाज़ार उठा के घर नहीं लाते, हम चुन चुन के सब्जियां लेते हैं, वही फल सब्जी लेते हैं जो हमको पसंद आती है, अच्छा माल लेके घर आते हैं। कुछ वैसा ही मेरे ख्याल से अप्रोच करना चाहिए स्टॉक मार्केट में भी। चुन चुन के अच्छे स्टॉक लें, फंडामेंटली हाई क्वालिटी स्टॉक लें। जी मेरा ये प्रश्न था कि आपने 3 सेक्टर सुझाए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल कंजम्पशन और फार्मा, जिसमें एक आपने कहा रैली ओवरड्यू है। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं रियल एस्टेट पे, जहां पे ज़बरदस्त पिटाई हुई, काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए उस सेक्टर में। उसमें कोई आपको मिड कैप स्टॉक पसंद आता हो जो मल्टीपैगर बन सकता हो अगले 2-1 साल में? रियल एस्टेट की 2 कहानियाँ आई थिंक इन पैरेलल प्ले आउट कर रही है। एक तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जहाँ पे अभी भी प्राइसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं, भाव बहुत ज़्यादा हैं, ये घर के भाव की बात कर रहा हूँ।
लास्ट 4-5 साल से इस सेक्टर में दिक्कतें रही हैं, और जब तक एक लंबा हाउस प्राइस करेक्शन नहीं आता, मेरे को तो समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में घर बिकेंगे कैसे। जिस प्राइसेस में हमारे देश के बड़े शहरों में फ्लैट बिकते हैं, घर बिकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई अफोर्डेबिलिटी है नहीं, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट है हमारे देश में इतनी छोटी है, उसका कुछ स्टॉक मार्केट के साथ खास संपर्क नहीं है। लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर है कमर्शियल रियल एस्टेट में, जहाँ पे बहुत बड़ी स्केर्सिटी है अच्छे कमर्शियल रियल एस्टेट की, और हिंदुस्तान में 1-2 अच्छे कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर उभर के आ रहे हैं। ये वाली स्पेस, कमर्शियल रियल एस्टेट वाली स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो आई थिंक हाल ही में कोई एक IPO हुई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी IPO लग रही है, और बेंगलोर में प्रेस्टीज रियल एस्टेट्स हैं। सो कमर्शियल रियल एस्टेट एक स्पेस होगा जो आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। बट ओवरऑल आपके दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्टॉक खरीद के पैसा बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मार्केट टाइमिंग में इसके आपके कुशल होना पड़ेगा, फंडामेंटल्स की असेसमेंट में कुशलता दिखानी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास वो स्किल सेट है कि रियल एस्टेट स्टॉक में खरीदारी करके पैसा कमाने को मौका मिले। अच्छा सर, ये जो पिछले कुछ दिनों से भारत में FIIs ने भर कर प्यार लुटाया, ये तेज़ी देखने को मिली FII के फ्लो में, आपको लगता है क्या ये कंटिन्यू रहने वाली है, या जितना पैसा मेजॉरिटी आना था आ चुका इलेक्शन से पहले? और इलेक्शंस पर भी सर आपका टेक दीजिए, क्योंकि आप तो खुद जाते हैं फील्ड में। पिछली बार मुझे याद है आपने बहुत ही बढ़िया सटीक विश्लेषण किया था। मूड माहौल कैसा है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं इस बार? तो पहले FII पे ज़रा फोकस करते हैं। तो जो हमारा फेडरल रिजर्व ने जो किया दुनिया के मार्केट्स के लिए, आई थिंक 20-21 दिसंबर को फेडरल रिजर्व का जो यू टर्न था, टाइट पॉलिसी से रिलैक्स्ड मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़े, और फिर 2-3 हफ्ते पहले फेडरल रिजर्व ने बोला कि इस साल हम रेट हाइक नहीं करेंगे, और उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान, ये जो उन्होंने माहौल बनाया है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने, ये माहौल काफ़ी सपोर्टिव है सारे रिस्क एसेट्स के लिए, वो इमर्जिंग मार्केट्स हो, इंडिया की मार्केट हो, या ग्लोबल जंक बॉन्ड्स हो। सो ये कमाल का माहौल है। आई हैव टू कन्फेस, मेरे करियर में मैंने ऐसा देखा नहीं है, लीमन के अलावा मैंने ऐसा देखा नहीं है कि सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स बोले कि हमारा एक ही काम है मार्केट को सपोर्ट करना। सो इंडियन मार्केट के लिए ये वाला ट्रेंड FIIs के लिए सपोर्टिव रहेगा। और सर वो इलेक्शन का आपका इस बार का विश्लेषण बताइए, क्या ये जो पैसा लग रहा है इलेक्शन से पहले, FIIs बुलिश हो रहे हैं, क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं? FII बुलिशनेस लिक्विडिटी के आसपास आधारित है, जिस लिक्विडिटी की बात कर रहे थे। फेडरल रिजर्व की जो सपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दी जा रही है, वो FII की बुलिशनेस ड्राइव कर रहा है। तो इलेक्शन आउटकम जैसा भी हो, मेरे ख्याल से FII की बुलिशनेस बरकरार रहेगी अगर ग्लोबल लिक्विडिटी सपोर्ट बनी रहे रिस्क एसेट्स के लिए। रही बात हमारे अपने देश की स्थिति के बारे में, जैसे मैंने आपके चैनल में पहले बोला, मेरे को कुछ खास फंडामेंटल लिंक नज़र नहीं आता कि इलेक्शन का आउटकम क्या हुआ, उसके बाद इकोनॉमी कहाँ गई और स्टॉक मार्केट कहाँ गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्केट में एक एंटिसिपेशन है कि NDA सरकार वापस आएगी। अगर वो सरकार वापस नहीं आई तो थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, बट अगर आप 6-12 महीने का व्यू लें, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा इंडियन मार्केट्स में। और इकोनॉमी का जो ब्रॉड ट्रेंड है विच इज़ कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगी, एक्सपोर्ट्स में उछाल आ सकती है, लेकिन कैपेक्स रिकवरी नज़र नहीं आ रही। वो इकोनॉमी का ब्रॉड ट्रेंड बना रहेगा। 6-12 महीने का होराइजन ले तो मेरे ख्याल से इलेक्शन उतना मीनिंगफुल इवेंट नहीं है जितना कुछ लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सौरभ जी, समय निकालने के लिए, इस खास दिन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ आज शुक्रवार भी है।